नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार की खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पड़ोसी राज्य झारखंड से सामने आ रही है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन का शपथ होगा। 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने 7 जुलाई को शपथ का समय दे दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 जुलाई को सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी ही देर पहले आपने राजभवन की तस्वीरें देखी, जब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया हेमंत सोरेन की तरफ से। अब शपथ ग्रहण के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आईएएस के पाठक की नई पोस्टिंग हुई है। राजस्व विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे के पाठक। बिहार सरकार ने राजस्व परिषद भेजा। महानिदेशक बिपाड के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे के पाठक। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था के पाठक राजस्व विभाग नहीं ज्वाइन करेंगे, और हमारी खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और हमने 19 जून को ही ये खबर आपको दिखाई थी। एसीएस के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे। राजस्व विभाग में पोस्टिंग के बाद के पाठक का नेम प्लेट लगा था, लेकिन उसे हटा लिया गया। खुद के पाठक ने फोन करके अपना नेम प्लेट हटवा लिया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। विभाग के एसीएस के पाठक के नेम का नेम प्लेट लग गया था, लेकिन आप देख सकते हैं महज 4 दिनों बाद विभाग में नेम प्लेट हटा दिए गए हैं। और जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा पर फिलहाल विभाग में विराम लग गया है। उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज 18 के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, के पाठक ने राजस्व विभाग में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी विभाग के मंत्री को भी मिल गई है और बिहार की पूरी सरकार को जानकारी मिल गई है कि के पाठक राजस्व विभाग में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। बता दें आपको, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में वो काम कर रहे थे, लगातार चर्चे में रहे। कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए जिसके बाद परिवर्तन भी हुआ, विवाद भी हुआ, और लगातार विधानसभा से लेकर विभाग तक हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार ने राजस्व विभाग का इन्हें जिम्मा दिया है। इस बीच के पाठक छुट्टी पर हैं। बता दें आपको कि 30 जून तक के पाठक छुट्टी पर हैं, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में भी है। इस बीच इनका तबादला हुआ था, और तबादले के 48 घंटे के भीतर विभाग में देख सकते हैं कि नेम प्लेट लगा दिए गए थे। और यह खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी कि के पाठक के विभाग में उनके नेम का जो है नेम प्लेट लग गया है। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि के पाठक ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, और इसके साथ साथ विभाग में जो एक्शन है नेम प्लेट हटाने का, वो भी देखिए यहां पर पूरा कर लिया गया है। विभाग के मंत्री को भी जानकारी है। बता दें आपको कि आखिर जिस तरह से के पाठक के काम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, कहा जा रहा था शिक्षा सुधार अभियान को लेकर सरकार ने इनकी पोस्टिंग किया शिक्षा विभाग में, लेकिन एमएलसी हों, एमएलए हों, मंत्री हों या शिक्षक हों, लगातार उनका विरोध करते नजर आ रहे थे। कई ऐसे बदलाव हुए जिसकी चर्चा जनता के दिलों में भी है और जुबान पर भी है। लेकिन इस बीच छुट्टी के दौरान इनकी पोस्टिंग हो गई, और पोस्टिंग के बाद अब के पाठक ने जो खबर आ रही है वो इनकार कर दिया है। आखिर अगर ज्वाइन करना नहीं था तो नेम प्लेट क्यों लगा दिए गए? क्या के पाठक ने हामी नहीं भरी थी? क्या सरकार ने इसकी जानकारी के पाठक को नहीं दी थी? या के पाठक को अगर बाद में पता चला तो वो हैरान हो गए? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जो फिलहाल तस्वीर है, देखिए कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, के पाठक का पूरे विभाग में इंतजार हो रहा है। लेकिन अब जो है एक तरह से जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, धीरे धीरे उनको पता चल गया है कि साहब अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ मंत्री का सेल है, दूसरी तरफ एसीएस का सेल है। इससे पहले इस विभाग का जिम्मा आईएएस दीपक कुमार सिंह के हवाले था, और इस बीच उनका तबादला कर दिया गया। अब के पाठक को जिम्मा जरूर मिला है, लेकिन लगातार प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि आखिर के पाठक ज्वाइन करेंगे कि नहीं। इस बीच जो खबर आ रही है चौंकाने वाली है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पुलिस सूत्रों से मिली बड़ी खबर। पेपर लीक कांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने धनबाद के अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमन सिंह की भूमिका पेपर लीक में पाई गई। अमन सिंह रॉकी का बेहद खास बताया जा रहा। चिंटू और मुकेश से पूछताछ के दौरान सीबीआई को ये लीड मिली थी। जांच के बाद सीबीआई ने अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमन सिंह से पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के बाद कई और नए चेहरे बेनकाब होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिंटू और मुकेश ने अमन का नाम लिया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या नई अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सुबह, इस पूरे मामले में जो अपडेट है, जो हमारे पुलिस सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि जो चिंटू और मुकेश के साथ साथ जो हजारीबाग के जो प्रिंसिपल थे और वाइस प्रिंसिपल, इन लोगों ने जो खुलासा किया उसके आधार पे धनबाद से अमन सिंह नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सीबीआई ने सुनिश्चित कर ली है। और ये शख्स जो है वो रॉकी का बेहद करीबी बताया जा रहा है और ये भी कांड हुआ है उसमें इसकी भी अहम भूमिका है और कॉन्स्पिरेटर के तौर पे जो है इस पूरे पेपर लीक कांड में शामिल रहा है और साजिश के साथ साथ अंजाम तक पहुंचाने की जो कड़ी रही उसमें इसकी अहम किरदार रहा है। और इसी बात का खुलासा जो है वो चाहे तो हजारीबाग के प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल है उनके द्वारा भी किया गया। चिंटू और जो मुकेश है उन्होंने इस बात को स्वीकारा और माना कि बिल्कुल जो अमन सिंह है धनबाद का मूल निवासी है, धनबाद का ही रहने वाला है, वो रॉकी के साथ मिलकर के इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और कहीं न कहीं उसकी जो भूमिका रही है वो रॉकी के मार्फत बड़ी रही है। और इसी के बाद जो सीबीआई है उसने रॉकी को जो है धनबाद से गिरफ्तार किया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। कल संभवतः रांची की जी सीबीआई कोर्ट जो है वहां पेश किया जाएगा और हो सके तो सीबीआई जरूरत महसूस करेगी तो जिस तरह से हजारीबाग से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ जो एक और अन्य शख्स हैं उन्हें पटना ला करके पूछताछ की है, तो अगर सीबीआई जरूरत महसूस करेगी तो अमन सिंह को भी वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में पुल टूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, थम ही नहीं रहा। छपरा की जनता बाजार में 20 साल पुराना पुल भरभरा कर गिर गया तो थोड़ी ही देर बाद दानदासपुर में 150 साल पुराना पुल एक बार फिर ध्वस्त हो गया। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक टूट गया। सवाल यही है कि क्या बिहार के पुल इतने कमजोर हैं? और देखते ही देखते बिहार में एक और पुल ने जल समाधि ले ली। लोग देखते रहे और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। तस्वीरें छपरा के जनता बाजार की हैं। महज 20 साल पहले 2004 में तत्कालीन एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह के फंड से इस पुल को बनाया गया था, लेकिन ये पुल इस साल की पहली मानसूनी बारिश भी झेल नहीं पाया। छपरा में पुल ढहने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस पुल के ध्वस्त होने के कुछ ही देर बाद दानदासपुर में भी 150 साल पुराना पुल टूट गया। साथ ही टूट गया कई गांवों का सीधा संपर्क। बिहार का सिवान तो छपरा से भी आगे है। सिवान में अब तक गंडक नदी पर बने 3 पुल टूट चुके हैं। पहला पुल पडाइन टोला में टूटा, दूसरा सिकंदरापुर गांव के पास टूटा और तीसरा पुल टेघरा गांव के पास टूट गया है। पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज्यादा काट दिया गया है। इससे मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया। सिवान में गंडक नदी पर बने पुल के अचानक टूटने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुल टूटने के बाद सिवान डीएम ने एक टीम का गठन किया जो पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रशासनिक महकमा यह कह रहा है कि पानी का दबाव बढ़ने के कारण तीनों पुल धंस गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब तीनों पुल धंसा तो आखिर समय से मरम्मत क्यों नहीं कराई जा सकी। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में पुल टूटने की घटनाएं हुई हैं। इसके पहले भी कई बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो चुके हैं। सवाल है कि बिहार में क्यों टूट रहे हैं पुल? क्या पुल टूटने के पीछे कोई साजिश है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे पुल? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। और बिहार में लगातार गिर रहे पुल पुलिये के मुद्दे पर डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री
विजय सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो पुल गिरा है वो 80 के दशक का बना हुआ है। ये पुल कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के वक्त बना था, जो अभी गिर रहा है। उन्होंने पुलों के रखरखाव पर खास ध्यान देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। ये 81-82 का है, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रखरखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रखरखाव अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर रोहतास जिले के डेहरी से, जहां नौहट्टा में सोन नदी पर बन रहे पंडुका पुल के एक निर्माणाधीन पिलर में दरार आने की शिकायत मिली है। इसके बाद बिहार राज्य पुल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। रघुनाथपुर के पास पंडुका गांव में झारखंड के पलामू से जोड़ने वाले ब्रिज का निर्माण सोन नदी पर हो रहा है। पिलर नंबर 19 में दरार नजर आई। फिलहाल अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं जिला परिषद सदस्य ने बिना जरूरी उपकरण के अधिकारियों की जांच को बेईमानी बताया है। नहीं, कुछ ना अधिकारी वो बहाना बना रहे हैं कि मशीन नहीं है, उस तरह की हमारे पास सामग्री नहीं है। तो ऑलरेडी वो वीडियो में देख चुके थे कि इस तरह का पोजीशन फटा हुआ है, तो उनको उस तरह का यंत्र लेके आना चाहिए जांच करने के लिए। या फिर यह मनमानी है या फिर बरगलाना चाहते हैं। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा पंडुका पुल? जिस तरह से ये जांच हो रही है, हम संतुष्ट नहीं है जांच ले, और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के ये है। और मानसून ने अभी सही से दस्तक भी नहीं दी है और अभी से ही बिहार में बारिश ने अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शहर में सड़कें जलमग्न हो गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच लोग डर के साए में जीने को विवश हैं। लेकिन सवाल यही है कि अभी शुरुआती बारिश में ये आलम है, जब मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा तो आखिर क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मानसून की एंट्री से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन यही बारिश राहत की जगह अब आफत बनती जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, चाहे गोपालगंज हो या पूर्णिया, नवादा हो या मुजफ्फरपुर या फिर बघा, हर जगह सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में मानसून की बारिश लगातार हो रही है और बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके वजह से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, साथ ही कई नदियों में उफान भी देखा जा रहा है। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो भी भविष्यवाणी की है, बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर सी बात है, बिहार में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है और न सिर्फ आम लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि किसानों को भी काफी फायदा मिला है। और नेपाल से जो नदियां आती हैं, बारिश की वजह से बागमती और गंडक सहित कई नदियों में जबरदस्त उफान देखा जा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 6 जुलाई तक बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है और लगभग कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगले 48 घंटे के बारे में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के कई जिलों में न सिर्फ तेज बारिश होगी, बल्कि पारा भी काफी गिरेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां सड़कें दरिया बन गई हैं, तो दूसरी ओर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से अलग अलग इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से कटाव भी शुरू हो गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। गंडक की दोष है, गंडक यहाँ छोटा पुल ज्यादा काट दिया गया, इसलिए फंस गया। मतलब मिट्टी के कटाई के कारण फंस गया। अच्छा, पुल कब बना हुआ था ये? 2004 या 5 में। पूर्णिया और आरा में भारी बारिश के कारण नदियों का कटाव तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है।
वहीं शहरों में जगह जगह पानी भरने से नगर निगम के दावे की पोल भी खुल गई, जो हर बार बारिश से पहले पानी निकलने के पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिलाती है। बरसात के पहले ही बारिश में सड़क में नाला है या नाले में सड़क, यह कह पाना मुश्किल है। और नगर निगम के जो तमाम दावे थे वो बिल्कुल खोखले साबित हो गए हैं। और देखिए, ये आरा NH30 से ये बस स्टैंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और सड़क पर ही पानी बह रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क में पानी है या पानी में सड़क। एक तरफ बिहार में लगातार बारिश से शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं, तो दूसरी ओर नेपाल से छोड़े गए पानी का असर अब उत्तर बिहार में दिखने लगा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर समय रहते इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर जान माल के नुकसान के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पटना से आनंद अमृतराज और आरा से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी से पहले मुंबई में एंटीलिया निवास पर मामेरू समारोह रखा गया है। आपको बता दें कि मामेरू एक गुजराती वेडिंग ट्रेडिशन है, जिसमें दुल्हन के मामा उससे मिठाई और उपहार देने आते हैं। आमतौर पर दुल्हन को साड़ी, आभूषण, हाथी दांत, सफेद जूड़ा उनके मामा की ओर से दिया जाता है। नीता अंबानी की ओर से उनकी मां पूर्णिमा दलाल और बहन ममता दलाल आई और अनंत अंबानी के साथ राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी, वो शुभ लगन का अवसर आ ही गया है, जिसका इंतजार अंबानी परिवार को था। राधिका मर्चेंट अब उनकी बहू बनने जा रही है। और देखिए, शादी की जो रस्मों रिवाज हैं, जो ट्रेडिशन है, उसकी शुरुआत हो गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुंबई स्थित एंटीलिया निवास को सजाया गया है। दुल्हन की तरह इस बिल्डिंग को भी सजाया संवारा गया है और बहुत सारे खास मेहमान भी यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे गुजराती रीति रिवाज के साथ वेडिंग फंक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें पहली रस्म है मामेरू की, जिसमें दुल्हन को तोहफे दिए जाते हैं और इसीलिए आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं नीता अंबानी और साथ ही साथ उनकी बहन भी। और ये बहुत ही खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अनंत और राधिका की शादी का जश्न अब शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे घर को सजाया संवारा गया है और पूरे गुजराती रीति रिवाज के साथ इस शादी को पूरा किया जाएगा। हर रस्म को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश की जा रही है, जैसे गुजराती शादियों में की जाती है। एक एक फंक्शन अलग अलग किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, सारे रिश्तेदार भी पहुंच चुके हैं और शादी में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है और इसीलिए ये तैयारियां वृहद स्तर पर की गई है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बहुत सारे खास मेहमान वहाँ पहुँच रहे हैं, परिवारजन भी मौजूद हैं। नीता अंबानी आपको नजर आ रही होंगी।